हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो द राइज ऑफ मराठा एम्पायर पे था और कैसे शिवाजी राजे ने हिंदू स्वराज की शुरुआत की और कैसे उन्होंने अफजल खान और रुस्तम जमान को हराकर कई किले जीत लिए। इसके आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के पन्हालगढ़ के किस्से के बारे में कि कैसे राजे वहाँ से निकलने में कामयाब हुए और वीर मराठा बाजी प्रभु देशपांडे का उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के पीछे क्या योगदान रहा। जैसे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान और रुस्तम जमान को पराजित कर पन्हालगढ़ सहित 17 किलों को जीत लिया, जिससे बीजापुर के आदिल शाह क्रोधित हो गए और फिर 1660 में आदिल शाह ने मुगलों के साथ मिलकर शिवाजी पर हमला करने की योजना बनाई। आदिल शाह ने अपनी 10,000 की सेना और कुछ ब्रिटिश तोपों के साथ जनरल सिद्दी जोहर को शिवाजी से युद्ध करने भेजा। उस समय शिवाजी अपने 600 मावलों के साथ पन्हालगढ़ किले में मौजूद थे। सिद्दी जोहर ने पन्हालगढ़ किले को मुगलों की मदद से घेर लिया और उसी के साथ पन्हालगढ़ के नज़दीकी किलों को भी घेर लिया था, जिससे महाराज कहीं से भी बच के न निकल पाए। इस परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़ किले के बाहर न निकलना ही उचित समझा और उनकी सेना के साथ उन्होंने कई महीने किले में ही बिताया और पर्याप्त धान्य के चलते उनका गुजारा हो गया। और दूसरी ओर सिद्दी जोहर अपने सैन्य का बल और बढ़ाता गया और पन्हालगढ़ में जाने वाले अनाज चावल जैसे धान्य का मार्ग बंद करवा दिया, जिससे उनका पन्हालगढ़ किले में रहना मुश्किल हो जाए, जिसके चलते थे इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन बाजी प्रभु और अन्य सैनिकों की विनती से शिवाजी महाराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़े। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाजी प्रभु से कहा कि जैसे ही मैं 300 मावलों के साथ विशालगढ़ पहुंचूंगा, उसी समय मैं संकेत के रूप में 3 तोपों की आवाज़ दूंगा, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गया। और यह कहकर वे आगे बढ़ गए। फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने घोड़किंड के मार्ग को घेर लिया। आप सोच सकते हैं वे 300 मावले जो भूखे थके हारे थे और जिन्होंने पन्हालगढ़ से घोड़किंड तक का रास्ता पैदल पार किया हो, उनकी दशा कैसी रही होगी। और दूसरी ओर 5,000 शक्तिशाली सैन्य से ऐसी हालत में लड़ना और उनको रोके रखना बहुत ही कठिन कार्य था। अब घोड़किंड को इसलिए चुना गया था क्योंकि भले सामने से 5,000 सेना आ रही हो, फिर भी यह खिंड पार करने के लिए उन्हें एक एक दो के समूह में जाना पड़ेगा, क्योंकि खिंड को पार करने के लिए जगह काफ़ी कम थी। इसका मतलब 5,000 की सेना उन पर एक साथ हमला नहीं कर सकती थी। फिर यह रणनीति बनाई गई कि 100 लोग खिंड के ऊपर तैनात होंगे और उन पर पत्थरों से हमला करेंगे और बाकी 100 मावले खिंड के मुख के यहाँ तैनात थे, जिनका नेतृत्व बाजी प्रभु कर रहे थे, जो आगे बढ़ के दुश्मनों का सामना करेंगे। अगर घोड़खिंड के मुख पे खड़े 100 मावलों को भी दुश्मन की सेना पार कर गई तो खिंड के अंदर तैनात 5-5 के टुकड़ों में बटे मावले उनका सामना करेंगे और खिंड के अंत में भी कई मावले तैनात किए गए थे जो उनको खिंड के बाहर जाने से रोकेंगे। यह था चक्रव्यूह। अब इस युद्ध में अकेले बाजी प्रभु 2 हाथों में 2 तलवार लिए
इसे दांड पट्टा कहा जाता है, जिसका वजन जो कि लगभग 13 किलो के सिलेंडर को लेकर लड़ने के बराबर था, वो भी 9 घंटों तक, और वो भी इतने थके हुए हालत में वो युद्ध कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि कैसे बाजी प्रभु अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। इस युद्ध में उनकी रणनीति यह थी कि एक मावला 10 सेना से लड़ेगा, और यदि वह युद्ध के दौरान मारा जाता है या फिर घायल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा मावला लेगा। इस युद्ध में हर एक मावले ने कसम खा ली थी कि दुश्मनों को घोटकिन पार करने नहीं देंगे, यदि प्राणी क्यों न चले जाएं। यह थी उन धाड़सी मावलों की ताकत। इस युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे ने अनगिनत सैनिकों को मार गिराया। अब तक तो युद्ध को 3 घंटे से अधिक हो चुके थे, परंतु तब भी तोपों का आवाज नहीं आया। इसका कारण यह था कि शिवाजी महाराज और मावले जो मार्ग से जा रहे थे, वो मार्ग पर पहले से ही सिद्दी जोहर ने सूर्यराव और जसवंतराव को तैनात कर दिया था। शिवाजी को उनको पछड़कर आगे बढ़ना था। वे और उनके 300 मावलों ने उनसे युद्ध किया और उन्हें पछड़कर आगे बढ़े। इसलिए विशालगढ़ पहुंचने का मार्ग 5 से 6 घंटा और बढ़ गया, और गोडकिंड की लड़ाई और लंबी हो गई, जो कि 3 घंटों से 9 घंटों तक बढ़ गई। फिर भी बाजी प्रभु देशपांडे ने हार नहीं मानी। बाजी प्रभु देशपांडे पूरे खून से लथपथ हो चुके थे, तब भी वे उन लोगों से लड़ रहे थे। उन 1000 सेना को रोकना आसान नहीं था। अगर वो 1000 सेना कम पड़ जाती तो पीछे से और 1000 सेना आ जाती, लेकिन तब भी वे 300 मावले उन पर भारी पड़ रहे थे। बाजी प्रभु ने चक्रव्यूह को रचा ही ऐसा था कि उसे समझ पाना दुश्मनों के लिए मुश्किल सा हो गया। सिद्दी मसूद ये सब देखकर हैरान हो गया कि कैसे ये 300 मावले 1000 सैनिकों का सामना कर रहे हैं। तब सिद्दी मसूद ने सोचा कि इन सभी मावलों के प्रमुख बाजी प्रभु देशपांडे को मार देते हैं, फिर बाकी के मावले खुद ही भाग जाएंगे। इसीलिए सिद्दी मसूद ने एक बंदूकधारी को बुलाया और कहा कि उस बाजी को खत्म कर। बाजी खत्म तो लड़ाई भी खत्म। बंदूकधारी ने निशाना साधा और समय लेने लगा। सिद्दी बोला मार उसे, लेकिन बंदूकधारी बोला सरदार मैं मारता हूँ, मगर उसमें से बाजी कौन है? सभी बाजी प्रभु दिख रहे हैं, सभी एक वीर योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, इनमें से बाजी कौन है पहचानना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर सिद्दी ने कहा, आप सभी सुने इस वर्णन को जो सिद्दी ने कहा था। उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा लाल हुआ है ना, खून से लथपथ होकर भी दोनों हाथों में दांड पट्टा लेकर लड़ रहा है, वो बाजी है। यह सुनकर उस बंदूकधारी ने सीधा निशाना लगाया बाजी प्रभु देशपांडे पर, और गोली उनके सीने को चीरती हुई निकल गई, और वो उसी क्षण जमीन पर गिर पड़े और उन्हें उनकी मृत्यु साफ दिखाई देने लगी। लेकिन तब उन्हें याद आया शिवाजी महाराज को दिया वचन कि जब तक तोपों का आवाज नहीं आता तब तक लड़ेंगे। वो फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने इतनी घायल अवस्था में भी युद्ध करना जारी रखा, तब तक जब तक तोपों का आवाज नहीं आ जाता। यह देखकर सिद्दी हैरान हो गया, और 9 घंटों तक चले युद्ध के बाद आखिर में 3 तोपों का आवाज आया। तब बाजी प्रभु समझ गए कि मेरे राजे विशालगढ़ पहुंच गए, अब मैं मृत्यु स्वीकार कर सकता हूँ। अब मेरा लड़ना सफल हुआ, और आखिर में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद जब मावले घोड़किंड पहुंचे, तब बाजी प्रभु के शरीर के टुकड़े हो चुके थे। जब शिवाजी महाराज को उनकी मृत्यु की खबर मिली, तब वे बहुत रोए, और उनके बलिदान के लिए उन्होंने उनके सम्मान में घोड़किंड का नाम पावनखिंड कर दिया। उनकी बहादुरी, सच्ची निष्ठा, समर्पण और मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम से दिल से उन्हें सलाम करना तो बनता है। जय हिंद। So guys, I hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.